नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के सवालों को और कॉन्सेप्ट को बताया था। आज हम उसके आगे कुछ सवालों को बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखें। सी-टेट, यूपी-टेट या अन्य सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से। सबसे पहला मान लीजिए प्रश्न है, इसके पहले के प्रश्नों को हमने बता दिया है, इसलिए इसको देखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या समअभाज्य संख्या, या समअभाज्य संख्या की बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या या समअभाज्य संख्या की बात करें तो सीधी एक ही संख्या आती है। हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था अभाज्य संख्या का पूरा डिफिनेशन। वह संख्या जो एक और खुद से विभाजित होती हो, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर या गुणनखंड न हो, ऐसी सारी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके पास 2 फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ, एक या 2, इसके अलावा एक या खुद वह संख्या, यानी 2 का हमारे पास क्या है फैक्टर, 1 एंड 2। एक का क्या फैक्टर, एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इस कारण से एक जो है डिफिनीशन में फिट नहीं बैठता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है और यहीं से शुरू होती है। 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 ही सब एक और एक केवल ही समअभाज्य संख्या होगी। इसलिए बार बार पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या या समअभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2 से शुरू होता है, 1 नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखें। अब इसके आगे हम चलते हैं। इस टाइप के सवालों को भी आता है, इसके लिए हमने घातांक के सवालों को बताने के लिए बताया था। अगर x पे m पावर हो, उसके ऊपर पावर हो, तो यह क्या होता है, x पे m यानी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर इस रूप में हो, x पे m इंटू x पे m, तो क्या होता है x पे m प्लस n। और अगर x पे m हो और यानी x पे n हो, यानी जब बेस सेम हो तो ऊपर का भी बराबर होता है m। आशा करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। x पे m पावर m, अब x पे m इंटू x पे m, तो m प्लस n हो जाता है। जब पावर के ऊपर है तो m इंटू n हो जाता है, और दोनों बराबर है तो क्या आता है, m बराबर है। अगर बेस सेम है तो ऊपर का भी बराबर है। इसी मेथड से हम इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वहीं से हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए 7 पे a d के पावर इक्वल टू 8। अब देखिए 6 पे c बराबर 7, यानी 7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 पे c। 7 के जगह पे 6 पे c लिख दें और इसके पावर d कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 8 ही रहने दे। यहाँ पे क्या होगा, 6 पे c और d। अब 6 बराबर क्या है, 6 बराबर है 5 पे b, 5 पे b इंटू सी डी। और यहाँ पे 8 इक्वल टू क्या होता है, 8 इक्वल टू क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर, इसको 2 के पावर 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। और फिर x पे m इंटू n बराबर क्या होगा, 5 पे b c d। अब 5 इक्वल टू क्या है, 4 पे a, 4 पे a इक्वल टू b c d बराबर 2 पे 3। अब इधर हम करते हैं इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 पे a b c d बराबर हो जाएगा 2 पे 3। अब 4 इक्वल टू क्या था, 2 पे 2 पावर a b c d बराबर
अब देखिए यहाँ पे 2 पे कितना आ जाएगा, 2 पे 2 m इंटू एन, अभी हमने बताया था ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 2 पे 3। अब देखिए अगर हमारा बेस दोनों सेम है तो ऊपर वाला अभी हमने बताया था x पे, शुरू ही यहीं से किया, x पे m और n बराबर, तो m बराबर m, अगर बेस सेम है तो ऊपर का बराबर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ऊपर का 2 ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अगर 3/2 के रूप में रहा तो 3/2 आंसर होगा, अगर इसको और छोटा कर दिया तो 1/5 इस रूप में, पॉइंट में रहा तो पॉइंट में ये रहती है। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखते हैं इसी घातांक का। अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं, 3 पे 5 पे 3 इंटू 3 पे 5 माइनस 6 इक्वल टू 3 पे 5 इंटू 2x। ठीक, अब x पे हमने अभी बताया था इसके पहले वाले सवाल में, x पे m इंटू x पे n बराबर क्या हो जाएगा, x पे m प्लस n। अब देखिए ये भी सेम है, 3/5 यानी x यानी सेम रहना चाहिए तभी ऊपर का जुड़ जाएगा, तो ये क्या है 3 पे 3/2 पे 3 माइनस 6 इक्वल टू 3/5 पे 2x माइनस x को ऐसे क्लास में लिखा है, लेकिन कोई नहीं चीज। अब यहाँ पे जो भी अधिक रहेगा उसका चिन्ह लेंगे, 3 प्लस है माइनस 6 तो 6 अधिक है यानी 6 का चिन्ह लिखेंगे, 3 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था x पे m पावर हो और x पे n पावर हो तो m बराबर n, तो ये दोनों x है सेम है, ऊपर वाला भी बराबर होगा, तो -3 इक्वल टू 2x माइनस। ठीक, अब देखिए माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, 1 आया इधर, माइनस था तो इधर प्लस है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है यानी प्लस है, और इक्वल टू 2x। अब क्या होगा, जो अधिक रहेगा उसका चिन्ह लिखेंगे, जैसे प्लस प्लस जोड़ते हैं उसी तरह से प्लस माइनस में से जो अधिक रहेगा उसका चिन्ह लिख देते हैं, -2 हो जाएगा और 2x होगा, ऊपर लिखते हैं इसको, यानी 2x बराबर हो गया -2, यानी x बराबर हो गया हमारा -2/2 इक्वल टू x बराबर हो गया। ऐसा करते हैं आपको ये समझ में आएगा, -1 इसका आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, ममता के पास 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट हैं, 85 नोट। कितने हैं, 85 नोट, जिनका मूल्य कुल मूल्य 5000 रुपया है, इनमें से 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, यानी 50 रुपए के नोट ममता के पास कितने होंगे। तो जो पूछेगा तो सबसे पहले उसी को मान लेते हैं x, यानी 50 रुपए के नोट कितने होंगे, 50 रुपए के नोट कितने होंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x, यानी हमको x को फाइंड आउट करना है। कुल नोट कितने हैं 85, दोनों को मिला करके मान लीजिए 100 रुपए और 50 रुपए के दोनों के नोटों को मिला करके कितनी संख्या है 85। अगर 50 रुपए का x है नोट है तो 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या, 85 माइनस x। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, 85 माइनस x। इतना आप लोग समझ गए होंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x माना
और कुल नोटों की संख्या है दोनों को जोड़ करके 85, तो यहाँ 100 के पास कितना होगा 85 माइनस। अब देखिए दोनों की वैल्यूएशन कितनी है, अगर x में 50 का गुणा कर दे, 50x प्लस 100 इंटू 85 माइनस x बराबर कुल रुपया कितना है 5000। ये हम इक्वेशन आसानी से बना लेंगे। देखिए 50 रुपए के x नोट है, माने एक नोट रहेगा तो 50 होगा, दो नोट रहेगा टू गुणे 50 होगा, तीन रहेगा तो 3 गुणे 50 होगा, तीन नोट 50 का रहेगा, 3 गुणे x नोट है तो 50x हो जाएगा, तो कुल नोट 50x इतना हो गया। इसी प्रकार 100 के मान लीजिए नोट होंगे तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी संख्या रहेगी। संख्या अभी हमको ज्ञात नहीं है तो इसलिए हम इस तरह से हम समीकरण बना लेंगे, और उसका वैल्यूएशन में कितना है 5000 रुपए है। तो यहाँ पे 50x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 85, 85 100 माइनस 100 बराबर कितना हो गया 5000। अब देखिए यहाँ पे 100x है और ये 50x है, जो अधिक रहेगा उसका चिन्ह लिख देंगे माइनस 50x। अब इधर 85 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000, वो भी माइनस हो जाएगा माइनस 8500। जो अधिक रहेगा उसका चिन्ह लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये माइनस 50 और ये माइनस को छोड़ेंगे नहीं, हम कितना है माइनस 3500। और दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाता है। अब x बराबर कितना हो जाएगा 3500 बटे 50, जीरो से जीरो करें 5 सत्ते 35, 70 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 70 नोट होंगे। 50 रुपए के नोट कितने होंगे 70 नोट, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यानी देख लीजिए एक बार फिर, 50 रुपए के अगर एक x मानेंगे तो टोटल संख्या कितनी है 85 है, तो एक x में से घटा देंगे, जो बचेगा वो 100 वाला नोट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके कुल नोट कितने हैं 5000। एक कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो यहाँ x का मान 70 आ गया, यानी हमने 50 रुपए के नोट x माना है तो x बराबर 70 रुपए। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए बोडोमास के कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। बोडोमास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बोडोमास क्या होता है, बी मतलब क्या होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं कोष्ठक। ब्रैकेट मींस कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं यह भी क्वेश्चन आ सकता है। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग 3 बताएंगे, 4 होता है। सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, फिर मझोला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट, इसको बार ब्रैकेट कहते हैं। यानी कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। और इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको छोटे को हल करें, बार ब्रैकेट को, फिर छोटा, फिर मझोला, फिर बड़ा, यानी इधर से इस तरफ चलेंगे। इसी प्रकार वो माने क्या होता है आफ। आफ माने हिंदी में क्या होता है का। हम लोग बचपन में सुने हैं का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, सबसे अंत में दियो घटा। उसी कॉन्सेप्ट पे ये है। अब देखिए डी माने क्या होता है डिवीजन। डिवीजन माने भाग। उसके बाद यम माने क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, माने गुणा। ए माने एडिशन, जोड़। और सबसे अंत में क्या होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन माने घटाना। इस बोडोमास के फार्मूले से आपको एक प्रश्न जरूर आएगा, इसको बहुत ध्यान से देखें। क्या होगा? ब्रैकेट माने कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। अगर एक प्रश्न आ गया तो इस प्रकार इसी पे एक प्रश्न आ सकता है। और उसके बाद क्या होता है? आप माने का, वो माने आप यानी का। उसके बाद डिवीजन माने भाग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इस क्रम में जरा सा भी आपने हेर फेर किया तो आप कितना भी विद्वान है, सवाल का आंसर नहीं आएगा। इसलिए इस चीजों को, इस क्रम को ध्यान में रखना, इस क्रम से ही बोडोमास के सवालों को हल करना है। ठीक है, तो इस सवालों पे हम आते हैं। एक सवाल बताते हैं फिर भी बताते हैं। यहाँ पे क्या है? यक्स है, ऐसे ही हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन क्या होगा। सबसे पहले क्रम में क्या करते हैं? हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे बाहर। ये भी ये जो ब्रैकेट के ही तरह नियम को फॉलो करेगा। यहाँ पे माइनस, अगर इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एकदम ये ब्रैकेट की तरह ही काम करेगा। y माइनस जेड अगर बाहर है तो यानी ब्रैकेट की तरह, तो y माइनस हो जाएगा, ये प्लस जेड हो जाएगा। ठीक, ये अगर बार भी लगा रहेगा, ये भी रहे, अगर ऐसे भी लिखा रहे तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस हो जाएगा और ये प्लस जेड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से। y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई और एक प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट जो नहीं हटेगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, इसके अंदर जब ब्रैकेट ये हटाएंगे तो छोटा ब्रैकेट के अंदर ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहीं पे अगर ब्रैकेट के अंदर भी अगर कुछ कट रहा तो उसको काटते चले। यहाँ जेड से जेड कट रहा, इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। यक्स हो गया। अब देखिए वाई है, अब ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या होगा? एक्स माइनस एक्स, ये प्लस एक्स माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। यानी बोडोमास से संबंधित आपने सवालों को पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा। इसके बाद हम जो है इन सवालों पे आते हैं जो हम लोगों ने नहीं किया है। अब इस सवाल पे आते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो? हमने यहाँ पे क्या किया? छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या की जब भी हम बात करेंगे, छोटी से छोटी संख्या की जब भी हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ न कुछ उसमें जोड़ना। वैसे मान लीजिए 6 अंकों की हम छोटी से छोटी संख्या लिखें, छोटी से छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 लाख। अब देखिए हमको 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए जब भी हम छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे तो इसमें से अगर हम कुछ भी घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये संख्या सीधे 5 अंक में बदल जाएगी। यानी हमको क्या लाना है? 6 अंकों के लिए आना है। यानी हमको इसमें एक कदापि नहीं कुछ घटाना है, यानी इसमें क्या होगा? जोड़ना है। एक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी 6 अंक, 5 अंक, 3 अंक, 2 अंक जो भी कहे, छोटी से छोटी संख्या का किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होने की बात करें तो सीधे सीधे जब छोटी से छोटी है यानी इसमें कुछ ना कुछ हमको जोड़ना है।
ये ध्यान रहेगा तो सवाल में। और बड़ी से बड़ी कहे, बड़ी से बड़ी कहे और पूर्णतः विभक्त कहे तो क्या करना है, अगर नहीं विभक्त हो तो उसमें कुछ ना कुछ घटाना है। क्या करना है, घटाना है। मान लीजिए 9 9 9 4 अंक का लेते हैं मान लीजिए, अगर इसमें हम कुछ भी जोड़ देते हैं, एक भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, सीधे 5 अंक में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए बड़ी से बड़ी की बात आए तो क्या करना है, हमेशा घटाना है। जो भी शेषफल आएगा उसको क्या करना है, इस संख्या में से जो भी 3 अंक 4 अंक 5 अंक जो भी दिया रहा है उस संख्या में से शेषफल को घटा देना है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ध्यान में रहेगा तब सवाल आसानी से लग जाएगा। अब देखिए जैसे ये सवाल है, इसमें छोटी से छोटी क्या है, इसलिए हमको इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। अब छोटी से छोटी 6 अंकों की क्या होगी, 1 लाख होगी। इसमें से अगर हम इससे भाग देते हैं 9 बार जाएगा 999 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे ए वाली संख्या उतरेगी तो क्या हो जाएगा, जी ये 10 हो जाएगा। 10 क्या है, छोटा है, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। फिर भी नहीं जाएगा तो 0 से हम भाग देंगे पहले, तो क्या होगा, 10 ये शेषफल होगा। फिर यहाँ से हम निकालते हैं 0, ये शेषफल नहीं है। जब तक हम फिर से दोबारा 0 से नहीं हम देते हैं, अब जो आएगा घट करके ये हमारा फाइनली शेषफल होगा। आप लोग यहाँ भाग के नियम का जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये सीधे लोग 100 लिख देंगे तो उस शेषफल में जब तक यहाँ से भाग देंगे 0 से, फिर एक ही अंक उतार सकते हैं तो यहाँ 0 से भाग देंगे, फिर यहाँ पे 0 से भाग देंगे तो फाइनली शेषफल हो गया। अब इस शेषफल को इसमें से घटा देते हैं। अब देखिए 100 आया है, अगर हम इसमें 11 और जोड़ दें तो 111 से 11 और जोड़ दें तो 111 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा इससे। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने का भी तरीका है। मान लीजिए डायरेक्ट घटाना चाहे तो डायरेक्ट घटा दें, नहीं घटाना चाहे तो इसमें से जो भी भाजक होता है उसमें से शेषफल घटा देते हैं और उस संख्या को क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। भाजक में से शेषफल घटा करके जो भी संख्या आएगा उसको 6 अंकों की छोटी से छोटी या 5 जितने अंकों की पूछे उसमें ये जोड़ देना। देखिए कितना आया आंसर हमारा, ये आंसर है। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ए वाला सीमा। यानी कॉन्सेप्ट यही है, जब भी छोटी से छोटी कहे तो शेषफल में से क्या करना है, अरे भाजक में से क्या करना है, शेषफल को घटा देना, जो भी आए उसमें जोड़ना। हमने पहले ही बताया इसमें जोड़ना रहता है। और बड़ी से बड़ी कहे तो सीधे जो भी शेषफल आए उसको घटा देना। इस टाइप के दोनों सवालों को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इन टाइप के सवालों को हर साल टेट सी टेट में जरूर 1-2 क्वेश्चन आता है। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए अगर किसी संख्या पे मान लीजिए बार लगा रहे, ये मान लीजिए 1.27 बार लगा है, दो डिजिट के 2 संख्याओं पे बार लगा है, यानी ये इसका मतलब हो गया ये 27 ये इनफाइनाइट टाइम तक जो है चलता जाएगा। इसलिए इस टाइप के सवालों के लगाने के लिए फ्रैक्शन में बदलने के लिए, भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे x बराबर कितना है 1.27 के बाद, मतलब इसका क्या हो गया x बराबर 1.2727। अब जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने, अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 1000। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या है 127.27. अब देखिए यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा जो है इनफाइनाइट में से कुछ भी निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, वो इनफाइनाइट है। ये पूरी चीजें यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। और इसको जब घटाएंगे 100 में से 1 घटाएंगे क्या 99 हो जाएगा, और यहाँ पे 126 x बराबर कितना हो जाएगा 126
26/99। 3 से अगर काटते हैं कट जाता है, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, 3 फिर भी कट रहा 3 से, 3 का नाम 3, 3 चौक के 12/11। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 11/14/11, 14। आशा करते हैं इस टाइप के सवालों को आप समझे होंगे। अगला सवाल पे इसी टाइप की एक और सवाल है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर x बराबर क्या है? 57। फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में इसको बदलने के लिए आता है कि इसको भिन्न के रूप में बदलिए। एक क्वेश्चन अक्सर हमने देखा है, सीटेट यूपी टेट के एग्जाम में से आया है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। अब यहाँ पे 2 अंक का रिपीटिशन है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 0.575757। 2 अंक का रिपीटिशन है, यानी इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 x हो जाएगा और ये 57 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 57 इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाते हैं तो 100 में से ऊपर नीचे लिखने से मतलब नहीं, अब माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। 100 में से 1 घटा 99 यस, और ये आपस में डिलीट हो जाएंगे और एक ना 97 में से 0 घटा तो 57, या तो माइनस के रूप में लिखे, माइनस डिलीट कर दीजिए या ऐसे डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए x बराबर क्या हो गया? 57। अगर यही ऑप्शन हो तो यही, अगर कट रहा है तो काट करके लिख देंगे। 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 3 9 27 और 3 3 19 35। ये अगर ऑप्शन दिया तो यही मार देंगे, अगर 19/35 दिया तो यही मारेंगे। ठीक, आशा करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न और लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एक प्रश्न और हम कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए x बराबर 0.25 और इसमें 5 फिक्सिट, ये संख्या नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 10 से करके इसको, जो पूर्णांक संख्या हमारे दशमलव के बाद है, इस पे बार नहीं लगा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 0.2 ऐसे ही रहेगा, खाली 5 का रिपीटिशन है, 5 का रिपीटिशन इनफाइनाइट। अब हम इसको पहले, सबसे पहले इसको इस साइड में करते हैं। 10x बराबर क्या हो जाएगा? 2.555। अब 1 अंक का रिपीटिशन है, यहाँ पे देखिए हमने बताया था 2 अंकों के रिपीटिशन में 100 से मल्टीप्लाई, 3 अंकों पे 1000 से, 1 अंक पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये जो इस पे नहीं था, इसलिए इसको हटाया इधर। अब फिर यहाँ पे हम 10 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 25। एक 5 इधर आ जाए और ये 5 इनफाइनाइट में से कुछ भी घटा दो, इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे क्या, 10 घटाएंगे तो -90 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना, हम 90 डायरेक्ट लिखते हैं। 90x बराबर कितना हो जाएगा? 25 में से 2 गया 23। x बराबर क्या हो गया? 23/। आशा करते हैं इस टाइप के भी सवालों को आप समझ गए होंगे। इस टाइप का हमने अपने मन से देखा है कि आएगा, मान लीजिए अलग था थोड़ा सा। अब अगला सवाल हम देखते हैं, इसको हमने बता दिया, इसको बताया, इसको भी हमने बताया, पैसे वाला भी, इसको भी बताया। अब इसको बताते हैं, अगर एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना भरे? अगर 4/9 भाग भरा है, भरा है तो शेष कितना बचेगा? पूरा कोई चीज 1 होता है तो शेष कितना बचेगा? 5/9 घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या 9 - 4/9 बराबर कितना? 5/9, यानी ये शेष भाग है। शेष भाग कितना है? इतना है। मतलब
4/9 भाग भरता है कितने में? 1 मिनट में। तो 1 भाग पूरा भरेगा कितने देर में? ये ऊपर जाएगा 1/4/9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा, टूट जाएगा 1/, और 5/9 भाग भरता है कितने देर में? तो 5/9 मल्टीप्लाई बाई 9/4, ये 9 कट जाएगा, यानी 5/4 मिनट, यानी शेष भाग भरेगा 5/9। ये आपका आंसर। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं, और इन सब के कुल 240 सिर हैं और 640 पैर हैं, तो मुर्गियों की कितनी संख्या? इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक को भी आप जानें और उसके बाद कॉन्सेप्ट को भी आप जानें, क्योंकि आजकल सवाल जो है थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा, तो आप ट्रिक अगर जानते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो ट्रिक से लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, किसी भी, चाहे 2 पैर का जानवर हो या 4 पैर का जानवर हो, कोई भी जानवर हो इस धरती पे इस समय लगभग, तो उन सभी के एक ही सिर होते हैं। सिरों की संख्या कितनी होती है? 1, लेकिन पैरों की संख्या 2 होती है, 4 होती है। अक्सर 2 और 4 का ही प्रश्न पूछता है। इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। इसमें कितनी मुर्गियां होंगी? ठीक है, मुर्गियां पूछा है, और क्या है? बकरियां। तो इसमें 4 पैरों की जानवरों की संख्या कितनी होगी? कुल जानवरों की संख्या, जितने सिर होंगे उतने जानवरों की संख्या होती है 240। इसमें 4 पैरों की, मान लीजिए 4 पैरों की संख्या क्या है? बकरी है, बकरी। बकरी की संख्या हमको अगर मान लीजिए ज्ञात करना है, बकरियां कितनी होंगी? चौपाई को सीधा सीधा फार्मूला है, कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। एकदम आसानी से आप तुरंत बकरियों की संख्या निकालेंगे। कितनी हो जाएगी? 4 पैर वाले का पहले के लिए फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 पैर चौपाया के लिए है, चौपाया 4 पैर वाले के लिए फार्मूला है। मान लीजिए कुल बकरी की संख्या बराबर पूरा पैरों की संख्या बटे 2 इंटू हेड की संख्या। पैरों की संख्या कितनी है? 640 बटे 2। हेड की संख्या कितना है? 240। अब 640 में 2 का भाग है 320 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 320 और माइनस 240। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। यानी बकरियों की संख्या कितनी हो गई? लेकिन यहाँ पूछा है मुर्गियों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, बकरी की संख्या नहीं पूछा है। कुल जानवरों की संख्या कितनी? जितने सिर हैं उतने जानवर होंगे, यानी कितने हो जाएंगे उसमें? 240 में से 80 घटा देंगे, यानी 80 बकरी हो गई, तो 160 मुर्गी हो गई। 160। इसी सवाल को हम फिर से परंपरागत तरीके से देखते हैं कैसे लगाते हैं। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। 60 फॉर्म बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ घुमा देता है प्रश्न में, तो हमको 60 फॉर्म परेशानी पैदा कर देता है। सिरों की संख्या जितनी होगी उतना ही जानवर की संख्या। एकदम एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। जितने लोगों की सिर होगी, क्योंकि धरती पे जितने भी लोग पाए जाते हैं उनके एक ही सिर होता है, तो सिरों की संख्या जितनी होगी उतना जो भी प्रश्न आएगा उसकी एक ही सिर होगी। तो सिरों की संख्या कितनी होगी? मान लीजिए मुर्गी बराबर x मान लें, और बकरी बराबर y मान लें। अब दोनों को मिला करके सिर कितने होंगे? x मुर्गी प्लस y बकरी मिल करके कितने हो जाएंगे? 240। अब इनके पैरों की संख्या, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें 2x, प्लस बकरी के कितने पैर होते हैं? 4y बराबर कितना है? 640।
जिसको बीजगणित आता है उसको वो इस तरह से ट्राई करेगा, जो बीजगणित नहीं जानता है वो जो है ट्रिक वाले से लगा लेगा। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें अगर हम इस 2 से कॉमन से 2 से डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y बराबर कितना है 320 हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से सब डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। हमको क्या करना है, एक ही लाइन में मुर्गियों की संख्या निकालना है, यानी x हमको निकालना है। y बराबर कर देते हैं तो x निकल जाएगा। अगर इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 480। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये दोनों y कैंसिल हो गया। 2 माइनस एक्स तो क्या होगा माइनस एक्स, और यहाँ पे 320 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 160। 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160। अब देखिए यदि माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, दोनों बराबर कितना, तो x बराबर कितना हो गया 160, यानी सीधे सीधे x बराबर कितना हो गया 160 मुर्गी। डायरेक्ट आ गया, हमको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए 280 में से 240 में से घटा देंगे 160 का 80 मुर्गी आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, लेकिन हमको मुर्गी निकालना है तो यानी मुर्गी हो जाएगा। इसी प्रकार इसी पे एक और क्वेश्चन है, जरा से इसको ध्यान दें। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा, सीधे ट्रिक से लगाने का प्रयास करेंगे तो ये सवाल नहीं लगेगा। इसलिए इसको देखिए, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति कहाँ है, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पे बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है तो हमको घोड़ों की संख्या, इसमें ट्रिक फॉलो, इसको जो भी लगा पाएगा वो परंपरागत तरीके से ही लगा पाएगा। अगर कुछ व्यक्ति, मानव व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति की संख्या कितनी है, तो घोड़े समान संख्या में है तो घोड़े भी कितने होंगे, घोड़े भी कितने होंगे x होंगे। ठीक है, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। कितने व्यक्ति x है तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, आधे व्यक्ति 1/2 घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। और कितने पैदल चल रहे हैं, ये बैठे हैं। और कितने पैदल हैं, आधे ही है, x/2। ठीक, और घोड़े कितने, घोड़े x ही हैं, वो भी चल रहे हैं। तो जमीन पे पैरों की संख्या कितनी होती है, आदमी के पैर की संख्या कितनी होगी। अब देखिए पैरों की संख्या कुल 70 है तो आदमी के पैर 2 होते हैं, 2 गुणे आधे हैं तो 1/2 प्लस घोड़ों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4x, यानी यह घोड़ों की संख्या x है तो उनके पैरों की संख्या, जितने घोड़े उसमें एक घोड़ा होगा 4, 2 घोड़ा होगा तो 5x घोड़े होंगे तो 4x बराबर कितने हैं 70। अब ये 2 2 कट गया, यानी 5x बराबर कितना है 70। x बराबर कितना है 70, 14 पचे 70, यानी हमारे पास कितने हैं, चाहे आदमी पूछे चाहे घोड़ा पूछे, दोनों बराबर है, यानी x की मान 70 आ गया। घोड़ों की संख्या कितनी होगी 14, यानी 14, ये आंसर। देख लीजिए इसको एक बार फिर से, कुछ व्यक्ति और समान संख्या में घोड़े हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या x है तो घोड़ों की संख्या भी x होगी। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर, कितने व्यक्ति घोड़े के पीठ पे बैठे हैं x/2, और पैदल कितने चलेंगे x/2, आधे व्यक्ति पैदल चलेंगे, आधे पीठ पे बैठे हैं। अब देखिए आदमियों की जो पैदल चल रहे हैं उनके पैरों की संख्या कितनी होगी, अगर इतने आदमी हैं तो एक आदमी के 2 पैर होते हैं तो 2 गुणे x/2 होगा। और घोड़ों के कितने पैर होते हैं, सारे घोड़े पैदल चल रहे हैं तो 4/x होगा। और दोनों सारे पैरों की संख्या कितनी है 70 है,
x प्लस 4x कितना हो जाएगा 5x, इसे x बराबर कितना होगा 14। आशा करते हैं कि आप सभी जो है इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लिए होंगे या प्रैक्टिस करें। अभी और बताया जाएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटे में हम लोग बताते हैं, फिर अगला एक वीडियो और बना देंगे इस टॉपिक पे। आप सभी लोग देखते रहें। आप सभी का धन्यवाद।